यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर सेकंड का कर रहे हैं और जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं वो अपने अनुप्रयोग वो 5 अनुप्रयोग है वो पूरे हो गए हैं। अब जो इससे अगला टॉपिक आता है वो आता है आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब। आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब हमें निकालना है। तो आवेशित चालक है वो होता है जब भी हम इस आवेशित चालक को आवेश देंगे तो वो आवेश है इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आवेशित चालक। जैसे कि अपने पास जैसे कि ये कोई अपने पास एक गोला है, अगर हम इस गोले को यहाँ पर आवेश देंगे प्लस आवेश, तो ये प्लस आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं चालक। ये आवेश है इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से इस प्रकार से वितरित हो जाता है। ये अपने पास एक आवेशित चालक है, यानी कि इसको यहाँ पर अगर हमने एक आवेश दिया है तो ये आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो आवेशित चालक है इसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश है वो मानते हैं। इस अल्पांश को नाम दे देते हैं A और यहाँ पर नाम दे देते हैं B। तो ये जो अल्पांश AB है, इस अल्पांश AB के ऊपर जो शेष भाग है, इसका शेष भाग यहाँ पर हम मान लेते हैं C है। अल्पांश AB के ऊपर जो शेष भाग है ACB, इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगता है, यानी कि अल्पांश AB है, ये रहा अल्पांश AB। अल्पांश AB के ऊपर जो इस आवेशित गोले का जो शेष भाग रह गया है ACB के कारण इस अल्पांश AB के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगता है, क्योंकि प्लस आवेश है पूरे पृष्ठ के ऊपर, तो जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण का बल, यानी कि अल्पांश AB के ऊपर है वो शेष भाग के द्वारा प्रतिकर्षण बल लगता है। अब जैसे ही अगर हम ये मान लेते हैं, अगर कोई अल्पांश यहाँ पर अल्पांश हो तो उस अल्पांश के ऊपर भी शेष भाग के द्वारा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी कि अब जो आवेशित चालक की सतह के ऊपर जो कुल बल होगा वो इस अल्पांश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। बस यही बात आपको याद रखनी है कि ये अपने पास है कोई आवेशित चालक सतह है, इस सतह के ऊपर हमने एक अल्पांश मान लिया है AB। अब इस अल्पांश AB के ऊपर अब जो शेष भाग है ACB, इसके द्वारा प्रतिकर्षण का बल लगता है। जैसे अगर हम ये अल्पांश यहाँ पर भी मान लें तो उस अल्पांश के ऊपर भी शेष भाग के द्वारा प्रतिकर्षण का बल है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर जो अपने पास बल आएगा वो अल्पांशों के कारण सदिश योग के इस अल्पांश के ऊपर लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। इसी कारण ये चालक पृष्ठ है बाहर की ओर एक दाब का अनुभव करता है, तो वही हमें बल है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अल्पांश से जो सीमित दूरी पर हम दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु है P1 और एक बिंदु है P2, यानी कि इस अल्पांश से इसकी दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी दोनों की दूरी है समान। परिमित बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये बिंदु यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर ये इतना है, ये इतना है, दोनों है समान दूरी पर। ये हमने दो बिंदु मान लिए हैं P1 P2। जो P1 है वो गोले के ठीक बाहर है और जो P2 है वो गोले के ठीक अंदर है।
अब देने हमें बल निकालने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र है वो निकालना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र। और P1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा कि चालक गोला है और ये बिंदु P1 इसके बाहर है। तो बाहर हमने चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र है वो निकाल लिया था, यानी कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, यह बिंदु P1, इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E और इसको नाम ले देते हैं P1, EP1। तो बाहर चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब चालक गोले के अंदर ये बिंदु P2 है, तो बिंदु P2 के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र वो निकालते हैं। बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, तो ये बिंदु P2 है और ये बिंदु P2 चालक गोले के अंदर है और अंदर कोई आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो EP2 बराबर आ गया 0। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अभी अपने पास चालक गोला है, इस चालक गोले के हम 2 भाग करते हैं। पहला भाग है अपना AB और शेष भाग बच गया ACB, यानी कि चालक गोले के 2 भाग करते हैं। चालक गोले के 2 भाग करने पर तो जो पहला भाग है वो है अल्पांश AB और दूसरा भाग है वो है चालक गोले का शेष भाग ACB। चालक गोले का शेष भाग ACB। अब ये बिंदु P1 है, ये बिंदु है P2। तो जो P1 और P2 है, तो P2 के कारण इसके निकटतम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र आएगा और P1 के कारण भी इसके निकटतम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र आएगा। तो मान लेते हैं अल्पांश जो AB है उसके चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है और ACB के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E2 है। तो अब हम यहाँ पर वो दिशा दिखा देते हैं कि E1 और E2 की दिशा वो किस प्रकार से होगी। अब बात करें हम P1 की, तो P1 है गोले के बाहर स्थित है और ये जो ये AB के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो AB के ऊपर है अपना प्लस चार्ज और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है बाहर की तरफ। तो जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा बाहर की तरफ E1। अब अगर ACB के कारण देखें, ये रहा ACB। अब इस ACB है वे बिंदु, इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र माना है E2 और जो प्लस चार्ज है इसके ऊपर भी, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ। तो जो E2 है वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये बिंदु हमने P1 की बात कर ली है। अब बात करें P2 की, तो सबसे पहले अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता हमने मानी है E1। तो जो E1 है वो किस साइड होगा, ये अल्पांश AB है और इसके ऊपर प्लस है और प्लस के कारण बाहर की ओर होता है। तो जो E1 की दिशा होगी वो होगी बाहर की तरफ। और बात करते हैं E2, तो E2 है ACB के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ACB पर प्लस चार्ज है, प्लस के कारण बाहर की तरफ, ये प्लस है, इसके कारण होगी बाहर की तरफ। इस प्रकार से हम इसकी दिशा दिखा सकते हैं। तो अब देखना चित्र से हम किस प्रकार लिख सकते हैं। चित्र से हम ये लिख सकते हैं EP1
बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदु P1 है, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो P1 बराबर E1 प्लस E2, P1 बराबर E1 प्लस E2। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। अब देखना ये बिंदु P2 के ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वो आएगा EP2 बराबर E1 E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये आएगा E1 माइनस E2। इसको समीकरण नंबर हम लिख देते हैं 4। और जो EP2 है उसका मान है 0, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 बराबर E1 माइनस E2 या फिर E1 बराबर E2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3 से देखना E1 है वो किसके बराबर में आ गया, E2 के। तो समीकरण हम 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं EP1 बराबर E1 की जगह लिख सकते हैं E2 प्लस E2। तो जो EP1 बराबर आ गया वो आ गया 2E2, और EP1 का मान अपने पास समीकरण 1 से है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2E2। तो E2 इक्वल टू हम करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ गया है किसका मान, E2 का मान। अब हम ये मान लेते हैं यदि अल्पांश AB के ऊपर कुल आवेश अगर DQ हो तो जो बल है वो कितना हो जाएगा, DF इक्वल टू E2 इंटू DQ, क्योंकि हमें पता है E बराबर F अपॉन Q होता है। हम ये मान लेते हैं, माना अल्पांश AB पर कुल आवेश DQ है, तो अल्पांश AB पर बल कितना हो जाएगा, DF इक्वल टू E2 DQ। तो DF इक्वल टू हम करेंगे तो E2 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में DQ, और DQ का मान हम पृष्ठ आवेश घनत्व से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो जो DQ है वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू में DS। तो ये DQ का मान हम वहां पर रख देते हैं, तो जो अपना DF निकल कर आएगा ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गुना DQ का मान है सिग्मा इंटू में DS। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम इसको आगे करते हैं। पहले आपको एक बार और समझा देते हैं इसको, बाद में इसको साफ करने के बाद में इससे आगे का करते हैं। तो अपने पास एक ये चालक गोला है और चालक गोला वो होता है जहाँ पर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये इसमें हम एक अल्पांश AB की है वो कल्पना करते हैं, क्योंकि इस अल्पांश AB के ऊपर शेष भाग के द्वारा एक बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगर हम ये अल्पांश कहीं पर भी मान ले तो उस अल्पांश के ऊपर भी जो शेष भाग इस चालक गोले का बच गया उसके कारण प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी कि चालक गोले पर जो कुल बल होगा वो इन अल्पांशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा, जिसके कारण ये चालक पृष्ठ बाहर की ओर एक दाब का अनुभव है वो करता है। तो सबसे पहले हमने यह दो बिंदु मान लिए हैं P1 और P2, सममित बिंदु है, दोनों की अल्पांश से जो दूरी है वो समान है। तो सबसे पहले हम बिंदु बल निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र है वो निकालेंगे। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तो EP1, तो बाहर विद्युत क्षेत्र चालक गोले के लिए हमने पीछे वो निकाल लिया था, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो P1 के है कारण है तो EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने समीकरण नंबर लिख दिया है 1। अब बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो अंदर है P2, अंदर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा, तो P2 इक्वल टू 0। अब इस चालक गोले के हम दो भाग करते हैं, एक तो अल्पांश AB
और एक जो चालक गोले का शेष भाग बच गया ACB। अब इस अल्पमांश AB के कारण इसके निकटतम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली और ACB के कारण मान ली E2। अगर हम इसकी दिशा दिखाना चाहें तो जो P1 अल्पमांश AB है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो बाहर की तरफ, तो E1 आ गया बाहर की तरफ। इसी प्रकार जो P2 है उस पर भी P2 है वो ACB के कारण है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आएगी, और जो इसके ऊपर भी ACB के ऊपर भी प्लस चार्ज है तो उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की तरफ, यानी कि E1 E2 दोनों होंगे एक ही दिशा में। अब बात करें बिंदु P2 के ऊपर, तो जो AB है उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो प्लस के कारण होगी बाहर की तरफ, और ACB के ऊपर भी प्लस चार्ज है तो उसके कारण भी बाहर की तरफ होंगे। E1 E2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब हम चित्र से करेंगे तो EP1 बराबर E1 प्लस E2, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया, और EP2 बराबर E1 माइनस E2, इसको समीकरण नंबर 4। अब EP2 का मान समीकरण 2 से 0 है तो अपने पास E1 बराबर आ गया E2। अब हम EP1 है वो समीकरण 3 से लिखेंगे तो E2 प्लस E2, तो EP1 बराबर आ गया 2E2, तो E2 का मान आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब माना अल्पमांश AB पर कुल आवेश dq है, तो अल्पमांश AB पर जो बल होगा वो होगा dF, क्योंकि हमें पता है E बराबर होता है F अपॉन Q, तो यहाँ से F का मान आएगा E2 इंटू में dq, तो dF E2 का मान ये रहा, ये हमने मान रख दिया है। अब हम ये जो आवेश है अल्पमांश के ऊपर कितना आवेश है वो हम पृष्ठ आवेश घनत्व से निकाल सकते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो dq इक्वल टू सिग्मा ds, तो ये मान यहाँ पर रख दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम इसको साफ करके इसको कंटिन्यू करते हैं। अपने पास dF है वो कितना आ गया, dF इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये अपने पास में बल आ गया है, अल्पांश के लिए बल आ गया है। अब हमें पता है जो E है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम सिग्मा का मान निकालेंगे तो वो आएगा एप्सिलॉन नॉट E, तो ये मान सिग्मा की जगह हम रख देते हैं, तो जो dF इक्वल टू निकल कर आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर E की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। अब dF इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर अपॉन 2 ds। ये तो अपने अल्पांश के कारण बल आ गया है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बल, तो हम इसका कर देते हैं समाकलन, तो इसका कर देते हैं हम समाकलन एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर अपॉन 2 ds। इस प्रकार से हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए बल है वो निकाल सकते हैं। ये आगे है बल। अब निकालेंगे चालक के एकांक पृष्ठ पर बल या फिर दाब। हमें पता P बराबर होता है dF अपॉन ds, dF अपॉन ds, तो P इक्वल टू dF का मान ये रहा एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं वैद्युत दाब्य बोलते हैं। इस समीकरण को इसको वैद्युत दाब्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बल का व्यंजक है वो ये आ गया और दाब का व्यंजक है वो ये आ गया। तो ये अपना टॉपिक था आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब। तो आवेशित चालक मैंने आपको बता दिया है कि आवेशित चालक वो होता है कि जहां पर भी हम इसको आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अगर हम इसमें एक अल्पांश की अगर हम कल्पना करें, ये अल्पांश हमने मान लिया AB और शेष भाग मान लिया ACB, तो इस अल्पांश AB के ऊपर शेष भाग के द्वारा एक बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगर हम इसी प्रकार से छोटा सा अल्पांश यहाँ पर मान लें
तो उस अल्पांश के ऊपर भी शेष भाग के द्वारा प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यानी कि जो चालक के ऊपर जो कुल बल होगा वो इन अल्पांशों के कारण लगने वाले बलों के सदिशों के तुल्य होगा, जिसके कारण ये चालक पृष्ठ बाहर की ओर एक दाब का अनुभव भी करता है। तो हमें सबसे पहले बल निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमने यहाँ पर अल्पांश से समान दूरी पर एक बिंदु P1 और एक बिंदु P2 मान लिए थे। अगर हम P1 के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो बाहर की ओर है, यह आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर है वो आएगा 0 विद्युत क्षेत्र, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है। अब हम इस जो पूरा जो चालक पृष्ठ है इसके हम दो भाग करते हैं, एक तो भाग AB और दूसरा भाग ACB। अब जो AB के कारण विद्युत क्षेत्र हमने E1 मान लिया और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र मान लिया था P2। तो अगर हम इसकी दिशा दिखाना चाहें तो इसकी दिशा किस प्रकार से आएगी, यहाँ पर जो था P2, यहाँ पर था P1, यहाँ पर प्लस चार्ज था। तो यहाँ पर है P1 और P1 हमने माना है अल्पांश, जो P1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे तो आएगी अल्पांश AB के कारण, और अल्पांश AB के ऊपर प्लस आवेश है और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की तरफ। इसी प्रकार शेष भाग अपना ACB था, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है तो वो भी दिशा किसकी ओर आएगी, बाहर की तरफ आएगी। अगर हम P2 की बात करें तो अल्पांश AB है, ये इसी साइड है और इस साइड बाहर की तरफ है, तो जो E1 आएगा वो तो इस साइड है। ACB के ऊपर भी प्लस है तो उसकी उस साइड आ जाएगी, यानी कि एक दूसरे के विपरीत और ये एक ही दिशा में। तो हम चित्र से इस प्रकार लिख सकते थे इसको, ये P1 बराबर इसको तो E1 प्लस E2 और इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। तो यहाँ से हमारे पास E2 का मान है वो आ गया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम मान लेते हैं यदि अल्पांश AB पर कुल आवेश अगर dq है तो जो बल है वो कितना होगा, क्योंकि पता है E बराबर होता है F अपॉन Q। तो यहाँ से हम F का मान निकाल सकते हैं E इंटू में Q। तो F बराबर अल्पांश के लिए है इसलिए F इक्वल टू E2 इंटू में dq। तो dF E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dq हम पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेश का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो dq इक्वल टू अपने पास आ गया सिग्मा इंटू में ds। तो dq का मान हमने यहाँ पर रख दिया है, तो अपने पास ये समीकरण आएगा dF इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपने पास सिग्मा आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट E। तो यहाँ से हम dF का मान निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर अपॉन 2। ये तो अपने पास एक अल्पांश के कारण आया है। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम देखेंगे तो इसका हम कर देते हैं समाकलन, तो जो कुल बल है वो आ जाएगा F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में ds। अब एकांक पृष्ठ पर बल या फिर दाब निकालेंगे तो P बराबर DF अपॉन ds, ds से ds कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम विद्युत दाब बोलते हैं। तो ये अपना टॉपिक था आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब। थैंक यू।